तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। सबसे पहले थैंक यू, शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के मेल आए कि तबीयत ठीक है, कहाँ है। उसकी वजह ये थी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन तक मैं गायब था। थर्सडे शूट पे मथुरा जेल गया हुआ था। फ्राइडे 15 अगस्त आज़ादी का दिन और 16 अगस्त जन्माष्टमी की भी छुट्टी थी। तो मैंने भी कहा मौका अच्छा है, छुट्टी ले लो, तो इसलिए छुट्टी लेकर घर पर था। और आज हाजिर हूँ वापस उसी कहानी के सिलसिले के साथ। लेकिन आज की कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले एक दूसरी कहानी जिसमें पुलिस का जो रवैया है अजीब सा, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहानी भवानी की एक 19 साल की लड़की जिसका नाम मनीषा है उसकी। मनीषा जिसने 12th पढ़ाई करने के बाद एक प्ले स्कूल में एक टीचर की नौकरी की। उसका सपना था नर्सिंग का कोर्स कर नर्सिंग अफसर बनने का। 19 साल की मनीषा 11 अगस्त को घर से स्कूल के लिए निकलती है। प्ले स्कूल में वो पढ़ा रही थी छोटे छोटे बच्चों को। वहाँ से फिर वो दोपहर को, बल्कि सुबह घर से निकलने के दौरान अपने फादर को कहकर जाती है कि मैं नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए कॉलेज जाऊँगी। फादर भी उन्होंने कहा कि तुम पढ़ने लिखने में तेज हो, तुम्हें जो बेहतर लगे वो करो। तो वहाँ से निकलती है और फिर स्कूल के बाद वो शायद उसी कॉलेज की तरफ निकल पड़ती है। हालांकि कोई गवाह नहीं है। दोपहर को लगभग 12 से 1 के दरमियान में मनीषा के फादर के मोबाइल पर एक कॉल आता, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती। उसके बाद मोबाइल बंद। अब वो काफ़ी कॉल करते हैं लेकिन मनीषा उठाती नहीं है। परेशान बाप, उसे फिर मालूम था प्ले स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और उसे फॉर्म भरने कॉलेज जाना नर्सिंग का। वो उसी कॉलेज पहुंचते हैं, वहाँ पता करते हैं, पूछते हैं। वहाँ कहता है कि भाई यहाँ तो कोई मनीषा नाम की लड़की नहीं आई। तभी वो इधर उधर गुजर रहे थे तो देखा कि कॉलेज में 3 लड़के शराब पीकर बैठे हुए हैं। उन्हें बड़ा अजीब लगा। फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार CCTV कैमरा देख लीजिए, शायद उसमें मनीषा दिख जाए। कॉलेज वालों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो अब स्टाफ सब जा चुका है और आप भी निकल लीजिए, कल आइएगा, कल देखते हैं। परेशान बाप वहाँ से निकलता है, इधर उधर और ढूंढता है, कहीं मिलती नहीं है। थक हार कर शाम हो गई। शाम को पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और जाकर रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी एक बेटी 19 साल की मनीषा सुबह घर से निकली, प्ले स्कूल गई, फिर उसे कॉलेज का फॉर्म भरना था नर्सिंग का, वो कॉलेज गई। वहाँ पे कोई मदद कर नहीं रहा। वहाँ कुछ लड़के शराब पिए हुए थे। CCTV फुटेज उन्होंने दिखाया नहीं। आप रिपोर्ट लिखकर तफ्तीश कीजिए। अब पुलिस का रवैया देखिए। वो कहते हैं परेशान क्यों हो रहा है, सुबह ही से तो है, आज अभी तो एक दिन भी नहीं बीता ना। घर जाओ, कहीं नहीं है, लौट आएगी, और नहीं आई तो शादी का कार्ड आ जाएगा। शादी वादी कर रही होगी, किसी लड़के के साथ चली गई होगी, इश्क विश्क का चक्कर होगा, तो तुम परेशान मत हो और अगले दिन आना। तुम हो सकता है उससे पहले तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी की शादी का कार्ड ही आ जाए। परेशान बाप वापस लौट जाता है। अब 12 तारीख आ जाती है। 12 तारीख को वो फिर थाने पहुँचता है और तब जाकर पुलिस मिसिंग की कंप्लेंट लेती है। ये तो रवैया है। अब इधर माँ बाप परेशान, हर तरफ ढूंढ रहे हैं, कहीं मनीषा का पता नहीं चल रहा है। 2 दिन बीत गए। अब 13 अगस्त की तारीख आ गई। 13 अगस्त की सुबह सुबह लोकल पुलिस के पास एक फ़ोन आता है कि वहीं एक खेत में एक लड़की की लाश पड़ी है। पुलिस वाले फ़ोन पे जब खबर मिलती है भागते हैं स्पॉट पर। अब जो मनीषा का हुलिया था लगभग वही हुलिया, वही कपड़े, लेकिन लाश की हालत बहुत ख़राब थी। शायद जानवरों के काटने के भी निशान थे। पुलिस वालों के पहली बार होश उड़े, क्योंकि उन्हें अपनी कमज़ोरी और गलतियां मालूम थी कि वो रिपोर्ट लिख ही नहीं रहे थे। खैर, उन्होंने सबसे पहले तो मनीषा के पिता को बुलाया और कहा कि आप शिनाख्त करो। उन्होंने कपड़ों से और बाकी चीज़ों से पहचान लिया वो उनकी बेटी थी। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब घर वालों की यही शिकायत थी कि अगर 11 तारीख को ही पुलिस रिपोर्ट लिख कर ढूंढती तो क्या पता उनकी बेटी जिंदा मिल जाती। अगर उस कॉलेज के लड़कों के बारे में जो बताया उसी वक्त तफ्तीश करती, उस कॉलेज के CCTV फुटेज को खंगाल लेती, तो भी शायद मनीषा बच जाती। पुलिस ने अपनी ड्यूटी ढंग से निभाई नहीं। और आमतौर पर ये इकलौता केस नहीं है, मैं खुद गवाह हूँ। ऐसे बहुत सारे मिसिंग केस, जब कोई शख्स पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो पुलिस वाले उसको इतने हल्के तरीके से लेते हैं। उनका कहना है कोई नहीं, आ जाएगा, जाइए। एक एक हफ्ता, 10-10 दिन तक अब रिपोर्ट नहीं लिखते। और जब कुछ हादसा हो जाता तो फिर पूरा थाना जो है उतर आता है।
तो अब यहाँ जब लाश मिली, धीरे धीरे ये बात भिवानी में लोगों तक पहुंची, लोगों को गुस्सा आना शुरू हुआ, स्टूडेंट्स के अंदर भी गुस्सा आना शुरू हुआ, उसका धरना प्रदर्शन रैली शुरू हो गई। अब मामला पॉलिटिकल भी हो गया, उधर बीजेपी की तरफ से जो सत्ता में अलग, कांग्रेस की तरफ से अलग, हर एक अपना इसको मुद्दा बनाने लगा। सीएम साहब ने भी बात की, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। वो चाहते थे कि मनीषा को इंसाफ मिले। अब धीरे धीरे वक्त बीत गया, 11 को वो गायब हुई, 13 को डेड बॉडी मिली, फिर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घर वालों ने कहा पुलिस इसको केस को ख़त्म करना चाहती है। फिर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ मनीषा का। अब दोबारा पोस्टमार्टम होने के बाद भी अभी तक मौत की सही वजह सामने नहीं आई। अब आज की तारीख 18, 13 तारीख को बॉडी मिली और आज 5वां दिन है। कमाल देखिए भिवानी या हरियाणा पुलिस का। आज अचानक सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट तैरने लगा। रोमन इंग्लिश में लिखा था, टोन हरियाणवी था, उसमें कोई नाम नहीं है, लेकिन उस सुसाइड नोट को मनीषा का बताया जा रहा है और ख़ुद पुलिस वालों ने इसको एक तरह से लीक कराया। और उस पूरे सुसाइड नोट का जो एक तरह से मजमून है वो यही है कि मैं नर्सिंग अफसर बनना चाहती थी, मैं कर नहीं पाई, मैं ये नहीं, मैं बड़ा आप लोगों को कुछ खुशियाँ नहीं दे पाई, ये सारी चीज़ें। अब कमाल ये है कि एक तो ये जो दिखाया कि ये नोट है आखिरी मरने से पहले का, वो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। एक शख्स जो अपनी जान देने जा रहा हो और ऐसा कोई नोट लिखता है तो फोटो स्टेट कॉपी करा के अपने पास एक ही कॉपी नहीं रखेगा ना, फिर ओरिजिनल भी तो होगा, कहीं ओरिजिनल नहीं। दूसरी बात, 13 अगस्त को बॉडी मिलती है, आज 18 अगस्त है। उस जगह की पुलिस ने सारी सर्च किया, तलाशी ली जहाँ खेत पे मिला। 5 दिन तक ये नोट कहाँ था, पुलिस के पास जवाब नहीं है। 5 दिन बाद अचानक छम से ये कहाँ से नोट आ गया, और वो भी ऐसा कि जो फोटोकॉपी है, जवाब नहीं है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो लोगों का गुस्सा और भड़का। उधर पंचायत बैठी, और हरियाणा में आपको पता है पंचायत कितनी ताकतवर है। अब धीरे धीरे इधर सरकार के कानों तक पहुंची, मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया, विपक्ष नेता भी आए, हुड्डा एक्स सीएम जो हैं कांग्रेस के वो भी उतर गए। अब ये हुआ कि नहीं, इंसाफ होना चाहिए, सीबीआई को मामले की जांच होनी चाहिए। तब सरकार ने अब वहाँ के एसपी, कुछ पुलिस वालों को एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, लीपापोती शुरू हो गई। लेकिन मनीषा की मौत कैसे हुई अब भी एक मिस्ट्री है। और कमाल या बेशर्मी देखिए कि अभी कुछ घंटे पहले हरियाणा पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होता है उनके प्यारों की तरफ से, और उसमें ये है कि बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे मनीषा को लेकर स्टोरी चल रही है जो आधी अधूरी है, बिना पुलिस से कंफर्म किए हुए चलाई जा रही है। अगर ऐसी स्टोरी चली या किसी ने फॉरवर्ड किया तो ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ हरियाणा पुलिस एक्शन लेगी। मतलब अपना काम उन्होंने ढंग से नहीं किया, वक्त पर एफआईआर दर्ज नहीं की, 24 घंटे बाद मिसिंग कंप्लेंट लिख रहे हैं। लाश मिलने के 5 दिन के बाद अचानक एक सुसाइड नोट पेश किया जा रहा है। मौत की वजह क्या है ये पता नहीं है। उस जिस कॉलेज के बारे में माँ बाप बात कर रहे हैं उस कॉलेज में भी पुलिस ने जाने की जहमत नहीं उठाई। अब उल्टे ये है कि नहीं, मनीषा की स्टोरी को अगर किसी ने भी बिना वेरिफिकेशन के चलाया, दिखाया, फॉरवर्ड किया तो एक्शन लेंगे। मतलब अब इस सिस्टम को ही क्या कहिएगा कि कोई किसी के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए और आप उसको धमकाएंगे। और हाल के वक्त में ऐसा कई अभी बीच में बिहार पुलिस ने भी ये रवैया अपनाया था कि ये केस चल रहा है, अगर किसी ने अपनी तरफ से कुछ चलाया तो हम एक्शन लेंगे कानूनी। अब ये हरियाणा पुलिस का नया चेहरा कि कोई भी मनीषा को जो इंसाफ को लेकर चल रहा है, अगर उसमें मीडिया ने बिना, एक तो होता है कि आप पहले बात करके कंफर्म, ये है बेसिक जर्नलिज्म है, लेकिन आप उनसे बात कीजिए तो कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, ऊपर से ऑर्डर है। नीचे वाला ऊपर वाले पर डाल देता, ऊपर वाले से कहें तो कहेगा अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो जब आप कुछ नहीं कहेंगे तो फिर भी आप उम्मीद रखेंगे कि मीडिया खामोश रहेगी कि मौत क्या हुई, कैसे हुई, आपकी अपनी लापरवाही क्या है। जवाब कौन देगा, जवाबदेह कौन है। लेकिन ये एक नया चलन चल पड़ा है जो बड़ा ख़तरनाक है कि आप सीधे सीधे धमकाते हैं, न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को बल्कि जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो वहाँ के लोकल हैं, जो लगातार इस स्टोरी को उठा रहे हैं। तो अभी फाइनली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद ये पता चलेगा कि यह है क्या मामला, और जैसे ही इसमें जो अपडेट होगा
मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो ये तो मनीषा की इस रहस्यमयी मौत को लेकर था। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इसी साल मार्च की बात है, 5 महीने पुरानी। मेरठ की मुस्कान आप सबको याद होगा, और मुस्कान का वो सौरभ जो उसका पति। और मेरठ के एक घर से एक नीले रंग का ड्रम निकला, और उस ड्रम में मुस्कान का पति सौरभ पैक था। ऊपर से सीमेंट वेमेंट करके पैक कर दिया गया था। बाद में उस ड्रम को काटा गया, सीमेंट को हटाया गया, तब अंदर से सौरभ की लाश निकली। फिर मुस्कान अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई, और ये दोनों इस वक्त मेरठ की जेल में हैं। चार्जशीट मई में ही दाखिल हो चुकी है, ट्रायल अब कभी भी शुरू होगा। 5 महीने बाद अब मेरठ से करीब 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक जगह है खैरथल तिजारा। यहाँ एक मोहल्ले में एक आदर्श कॉलोनी है, उसके घर की एक छत से एक नीले रंग का ड्रम मिला। इस ड्रम की कहानी ये है कि ये घर राजेश नाम के एक शख्स का है, जिनका प्रॉपर्टी डीलर का काम है, और उनकी पत्नी है मिथिलेश। राजेश का कभी ईंट भट्टे का भी काम था। वो कल सुबह यानी कि 17 अगस्त की सुबह छत पर गई। जब छत पर गई तो उन्हें बड़ी अजीब सी बदबू महसूस हुई। उन्होंने फौरन नीचे आई अपने किसी बच्चे से कहा कि पुलिस को फ़ोन करो। आजकल बदबू और ड्रम ये धीरे धीरे मीडिया, सोशल मीडिया के देने के लोग अलर्ट हैं। पुलिस को जैसे ही पता चला घर से बदबू आ रही है, पुलिस के भी कान खड़े हुए, वो फौरन पहुंचती और इस छत पर आ गई। अब इस छत पर ये सारी तस्वीरें लाइव। पुलिस वाले पहुंचे, वाकई छत पे बदबू थी। हर एक ने अपने नाक मुंह बंद कर लिए। अब पुलिस वाले खड़े हुए हैं छत पर। इसके बाद एक शख्स जिसको पुलिस वाले साथ लेकर आए थे, उससे कहा गया भाई ड्रम खोलो। अब वो ड्रम का ढक्कन हटाता है। जब ढक्कन हटाता है तो तेज़ बदबू और आ जाती है। फिर इसके बाद बड़ी हिम्मत करके वो पीछे हटता, फिर आगे जाता, ड्रम में हाथ डालता है। उसके अंदर एक कपड़ा था, उस कपड़े को खींच कर वो बाहर निकालता है। जब बाहर निकाल लेता है तो फिर वो एक बार और झांकता है। फिर छत पर मौजूद पुलिस वालों से कहता है कि अब अंदर कुछ और नहीं, सिर्फ एक लाश। अब यहाँ तक की तो तस्वीर आपने लाइव देख ली। अब इसके बाद लाश की शिनाख्त, किसकी लाश है भाई ये? तो पता चला कि ये लाश इसी घर में 1.5 महीने पहले किराए पर रहने के लिए आए सूरज नाम के एक शख्स की है। सूरज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला 1.5 महीने पहले इस खैरथल तिजारा इलाके में, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ किराएदार के तौर पर रहने आया था अपनी पत्नी सुनीता और 3 बच्चों के साथ। सुनीता से उसकी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। सारे बच्चे 3, 4, 5 साल, इतनी उम्र है उनकी। अब लाश तो मिली, लेकिन जिस छत से ये लाश मिली उसी छत के कमरे पर ये परिवार किराए पर रहने आया था 1.5 महीने पहले। अब जब घर वालों से पूछताछ हुई और खुद घर वालों, मकान मालिक और मालकिन हैरान कि 17 अगस्त की सुबह से ही सूरज की पत्नी, उसके 3 बच्चे गायब। और इतना ही नहीं, खुद मकान मालिक और मालिकिन का अपना बेटा जितेंद्र, वो भी गायब। अब एक किराएदार जो 5 लोगों का था परिवार आकर रहा, उनमें से एक ड्रम में मिला सूरज, बाकी बचे 4, सुनीता और उसके 3 बच्चे, वो गायब, और मकान मालिक का अपना बेटा जितेंद्र, वो भी गायब। अब थोड़ी थोड़ी कहानी तो पुलिस को भी समझ में आ रही थी कि घर में छत पर ड्रम में लाश पति की। अब उस पति के 3 बच्चे, 3 बच्चों की मां, उसकी पत्नी बच्चों समेत गायब, और मकान मालिक का एक बेटा गायब। तो फिर मामला क्या है? खैर, अब पुलिस अपनी तफ्तीश आगे करती है। तो पता चला कि जो जितेंद्र है, जो इस मकान मालिक का बेटा है, 2014 में उसकी पत्नी की मौत हो गई, यानी करीब 6, 5, 11 साल हो चुके हैं। कुछ महीने पहले सूरज अपनी पत्नी सुनीता के साथ राजस्थान पहुंचता है, इस खैरथल तिजारा इलाके में, अलवर में, नौकरी की तलाश में। वहाँ एक ईंट भट्टे की जगह पर उसे नौकरी मिल जाती है, और वो ईंट भट्टा इसी जितेंद्र के पिता राजेश का था। वो वहाँ कैशियर के तौर पर या एक सुपरवाइज़र के तौर पर काम कर रहा था। तो वहाँ आने के बाद अब सूरज ने नौकरी शुरू कर दी। वहीं पास में वो अपना घर लेकर रहने लगा, अपनी बीवी सुनीता और 3 बच्चों के साथ।
अब चूंकि एक ही ईंट भट्टे में दोनों काम कर रहे थे, धीरे धीरे जितेंद्र की सूरज से दोस्ती हो गई। जब वो सूरज से दोस्ती हुई तो फिर उसके घर पे आना जाना हुआ। वहाँ उसकी मुलाकात सुनीता से हुई। इसके बाद अब जब दोस्ती बढ़ी तो सूरज और जितेंद्र आपस में बैठकर शराब भी पीना शुरू कर दी। इस बीच में जितेंद्र को पता चला कि सूरज की वाइफ सुनीता सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। वो रील्स बनाती है अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, और रील बनाने के साथ साथ सोशल मीडिया का उसको चस्का है। वक्त बीता, मुलाकातों का दौर चलता रहा और जितेंद्र और सुनीता में अब प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो इस बीच में जितेंद्र ने क्या किया कि वो सूरज को जानबूझकर ज़्यादा शराब पिलाने लगा ताकि वो नशे में हो तो सुनीता से मिलना आसान हो जाए। ये सिलसिला चलता रहा कुछ महीने तक। अब अचानक जुलाई का महीना आ गया। अब जुलाई में बारिश शुरू हो गई। आमतौर पर मानसून में ईंट भट्टे का काम रुक जाता है। तो जब बारिश शुरू हो गई तो अब सूरज ने तय किया कि वो अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर वापस शाहजहांपुर यूपी पहुंच जाएगा अपने घर, और जब मानसून ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो वापस यहाँ आ जाएगा। उसने जितेंद्र को ये बात बताई। जितेंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें यहीं दूसरी नौकरी दिला दूंगा, क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो नहीं चाहता था सुनीता उससे दूर रहे। उसने कहा ठीक है। अब जितेंद्र का अपना ठीक ठाक घर, पत्नी पहले ही मर चुकी, माँ बाप साथ रहते थे और उसका एक बेटा भी है। तो एक रोज़ वो सूरज, सुनीता और उसके तीनों बच्चों को लेकर अपने घर पहुंच गया 1.5 महीने पहले, और ले जाकर उसने अपने माँ बाप से कहा कि ये हमारे यहाँ छत पे जो कमरा खाली है उसमें किराएदार के तौर पर रहेगा, किराया भी दे देगा और इसकी नौकरी यहीं पे लग जाएगी। माँ बाप को लगा घर बड़ा है, कमरा खाली है, किराए के पैसे आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, दे दिया। अब वो पूरा परिवार वहीं सेट हो गया। सूरज इस बात से अनजान कि उसकी पत्नी सुनीता और जितेंद्र के बीच में इश्क चल रहा है। अब वो वहीं रहने लगे। इस दौरान में कई बार सुनीता ने जितेंद्र की माँ से कहा कि पहले ये शराब नहीं पीते थे, आजकल बहुत ज़्यादा पीते हैं, उसे ये पता ही नहीं कि उसे साजिशन ज़्यादा पिलाया जा रहा है ताकि वो होश में हो ना और उसको मौका मिल जाए मिलने का। तो ये सब कुछ चलता रहा। अब 5 दिन पहले अचानक एक रोज़ सुनीता अपनी मकान मालकिन यानी जितेंद्र की माँ के पास जाती है और कहती है कि ऊपर पानी आने में कुछ दिक्कत है, तो क्या आप हमें एक टंकी दे देंगी, ड्रम। अब राजेश के चूंकि ईंट भट्टे का पूरा वो था, तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे ड्रम खरीद रखे थे। अब इत्तेफाक की बात है वो सारे नीले थे। तो जितेंद्र की माँ को लगा इतने सारे घर में ड्रम में दे दो, उन्हें पता भी नहीं कि वाकई पानी के लिए मांग रही है या दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब सुनीता वो ड्रम लेकर छत पर आ गई। ये बात है 5 दिन पहले की। अब इसके बाद वो ड्रम छत पर है, उसने अपने किचन के पास रखा। फिर आती है 16 अगस्त की तारीख, जन्माष्टमी वाला दिन। शाम तक जो सूरज है वो उस घर में दिखा। नीचे गया तो पड़ोसियों ने देखा, बच्चों ने देखा, लेकिन शाम के बाद फिर उसे किसी ने नहीं देखा। इसके बाद रात हो गई, सुबह हुई। जब अगली सुबह हुई तो फिर जितेंद्र की माँ छत पर गई, उसे बदबू आई, फिर पुलिस को कॉल किया, फिर पुलिस वाले आए, ड्रम खुला। तो जब ड्रम खुला तो उस ड्रम के अंदर ये पाया गया कि जो लाश थी, लाश के ऊपर बहुत सारे कपड़े डाले गए थे। कपड़े जब हटाए गए, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, उसके अंदर बहुत सारा नमक डाला गया था। नमक डालने का मकसद ही ये होता है कि ताकि लाश जल्दी गल जाए। अब इस पूरे हिसाब से अगर देखें तो सूरज का कत्ल 16 अगस्त की शाम या रात को हुआ। 16 अगस्त की रात तक उसको ड्रम में पैक किया गया और 17 अगस्त की दोपहर तक पुलिस पहुंच चुकी थी। यानी ड्रम में लाश मुश्किल से 20 या 22 घंटे रही होगी, 18 घंटे, 18 से 22 घंटे। लेकिन उमस और नमक, इन दोनों ने लाश को बुरी तरह से सड़ा दिया था। अब ये भी है कि जब 16 तारीख को कत्ल हुआ तो शायद उसी रात सुनीता अपने तीनों बच्चों के साथ जितेंद्र को लेकर वहाँ से भाग गई। भागने के बाद ये लोग आज सुबह अलवर के ही पास एक दूसरे गांव में पहुंचे और वहाँ एक ईंट भट्टी के पास थी, जाके जानकारी हासिल की और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ कोई काम मिलेगा क्या।
इत्तेफाक से इस ड्रम की खबर, क्योंकि मेरठ की मुस्कान ने मशहूर कर रखा है, ये बदनाम अलवर के उस इलाके के लोगों तक पहुंच चुकी थी। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत तेज़ी से चीज़ें वायरल होती हैं। अब यहाँ एक ख़ास पहचान थी कि एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ गायब है। अब 3 बच्चे आप छुपा नहीं सकते। तो जब ये नौकरी मांगने गए और साथ में जितेंद्र, तो उन्हें शक हो गया। उन्होंने उसको बातों में उलझाया और लोकल पुलिस को खबर दे दी। लोकल पुलिस आई, पुलिस को देख के भागने लगे। खैर कहाँ तक भागते, पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर इनको वापस लेकर आए, फिर इनसे पूछताछ शुरू हुई। अब अलवर पुलिस के हिसाब से इनसे पूछताछ लंबी चल रही है। अभी चूंकि कुछ वक्त पहले इनको गिरफ्तार करके लाया गया है, तो इस मर्डर में सूरज के, यानी कि अपने ही पति सुनीता का कितना रोल है, जितेंद्र का कितना रोल है, ये कत्ल क्यों किया। हालांकि प्यार का मामला है, इश्क का मामला है, ये पुलिस ने, वहाँ के एसपी ने भी कंफर्म किया है। लेकिन कत्ल करने की नौबत क्यों आई, इसका खुलासा, कत्ल जो है तेज़धार हथियार से गले पर वार करके किया गया, ये क्लियर। और इस कत्ल की वजह से, तेज़धार हथियार की वजह से, खुद जितेंद्र भी ज़ख्मी हुआ है, क्योंकि जब उसको पकड़ा गया उसके हाथ पे कट के निशान थे। लेकिन पूरी कहानी की इसमें सुनीता का कितना रोल रहा, जितेंद्र का कितना रोल रहा, असली मकसद क्या, कत्ल की नौबत क्यों आई, ये सारी चीज़ें आज देर रात तक पूछताछ के बाद इसका खुलासा होगा। और कल शायद वहाँ की लोकल पुलिस इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो डिटेल में वो पूरी जानकारी देगी। लेकिन इस कहानी ने एक तरह से एक बार फिर से मेरठ की मुस्कान और मुस्कान के ड्रम दोनों की याद ताज़ा कर दी। यानी फिर एक पति एक ड्रम से बाहर निकल आया। तो इस पर जो भी बाकी अपडेट होगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और मनीषा की स्टोरी पर भी हमारी लगातार नज़र होगी। जो भी होगा कल वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही, लेकिन ख़त्म करूं कहानी का सिलसिला, उससे पहले वही अपना पुराना सिलसिला। आज जया श्रीवास्तव, इनका बर्थडे है। शिवेंद्र श्रीवास्तव का बर्थडे अभी था 4-5 दिन पहले, तो अब उनकी पत्नी जया का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे जया, हमेशा अच्छी रहें, आप खुश रहो। और अन्नी अक्की, तुम सबको भी कांग्रेट्स, मम्मी का बर्थडे है तो एंजॉय करो। एंड शिवेंद्र, पता नहीं तुमने कुछ ख़ास तोहफा दिया है कि नहीं, लेकिन हैप्पी बर्थडे जया, दिल से हमेशा अच्छी रहना, खुश रहना, बस यही मेरी दुआ है। एक हमारे ख़ास बड़े नाजिम भाई हैं इसी दफ्तर में, मल्टीटास्कर, इनका भी बर्थडे, और ये बेहतरीन डांस करते हैं, बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। और अमिताभ बच्चन के गानों पर तो जो इनका स्टेप होता है ना, लाजवाब होता है। और ज़िंदा दिल इंसान है। इत्तेफाक से इनका जिस दिन बर्थडे था उस दिन मैं यहाँ से गोल था, तो विश कर नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। नाजिम भाई, पूरी हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से नाजिम भाई आपको हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा अच्छे रहें, यूँ ही खुश रहें, ऐसे ही जवान रहें, और आप वाकई मल्टी टैलेंटेड हैं। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा आज शिवम त्रिपाठी का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शिवम जी। साथ ही सुखविंदर सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सुखविंदर सिंह जी। और ये भेजा है मौसम ने, मौसम के हस्बैंड है सुखविंदर, मौसम नाम अच्छा है। साथ ही लालतेश मीना, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे लालतेश मीना जी। और ये तिहेंद्र मीना जी की वाइफ है लालतेश जी। साथ ही इतिश्री दास, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इतिश्री जी। इसके अलावा देव प्रकाश सिंह का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे देव प्रकाश। और ये जय प्रकाश सिंह के बेटे हैं। साथ ही आयुष प्रजापति, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयुष। और ये भेजा है इनके भाई अनीत प्रजापति ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।